हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ऑस्टियोपोरोसिस और विटामिन डी के बारे में। ये 5 मार्क्स के लिए तो यूजुअली नहीं आता, ये 3-3 मार्क के क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इतना कंटेंट नहीं है कि 5 मार्क के लिए लिख पाए। ओके, बिफोर हम ऑस्टियोपोरोसिस समझे 2 फैक्टर समझना इंपॉर्टेंट है। एक है ऑस्टियोक्लास्ट और एक है ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, तो जो बोन को डिसॉल्व करता है, तोड़ता है, उसको ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, और जो बोन को फॉर्म करता है उसे ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें ऑस्टियोपोरोसिस में थायराइड ग्लैंड का काफ़ी संबंध आता है क्योंकि हमारे जो पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं वो कैल्सिटोनिन बनाते हैं और विटामिन डी बनाते हैं। कैल्सिटोनिन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑफ आवर बोन्स। ठीक है, तो जब हमारी थायराइड ग्लैंड अफेक्टेड होती है, पैराफॉलिकुलर सेल्स अफेक्टेड होते हैं, कैल्सिटोनिन लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं, हमारे बोन्स भी वीक हो जाते हैं। ठीक है, और एक फैक्टर है ईस्ट्रोजन व्हेन कम्स टू फीमेल्स। तो ईस्ट्रोजन क्या करता है ना कि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को मेंटेन करता है। सो जब पोस्ट मेनोपॉज ईस्ट्रोजन के लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी भी कम हो जाती है। ओके, इस वजह से बोलते हैं ना कि पोस्ट मीनोपॉजल विमेन में बोन्स वीक हो जाना शुरू हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोटिक बोन हो जाते हैं इन पोस्ट मीनोपॉजल विमेन। दैट्स व्हाट द थिंग वी आस्क इन फीमेल्स। जब भी कोई फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट के पास आती है एंड शी हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ पेन, वी ऑलवेज आस्क इफ शी इज़ मेनोपॉजल और नॉट। ओके, फिर ऑस्टियोमलेशिया एक कंडीशन है जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी अडल्ट्स में होगी, और रिकेट्स एक कंडीशन है जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी चिल्ड्रन में होगी। अभी ऑस्टियोपोरोसिस के ड्रग्स क्या है? ड्रग्स 3 फैक्टर्स में हम क्लासिफाई करेंगे। एक जो कि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम करेगा, एक जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाएगा, और एक जो दोनों करेगा। ये क्या करेगा कि जो ऑस्टियोक्लास्ट, जो बोन को तोड़ रहे हैं, उनको कम करेगा। तो ये कौन कौन से हैं? एक है बिसफॉस्फोनेट ग्रुप, ये ग्रुप है, इस ग्रुप के ड्रग्स हम देखेंगे आगे। एक है सर्म्स क्या है? सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ठीक है, इसमें आता है हमारा कैल्सिटोनिन। ठीक है, फिर एक जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बनाते हैं, मतलब न्यू बोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो है कैल्शियम, पैराथायरॉयड हार्मोन, और एक है हमारा विटामिन डी। और एक ड्रग जो कि दोनों काम करेगा वो है स्ट्रॉन्शियम। ठीक है, तो अभी हम बिसफॉस्फोनेट ग्रुप को देखते हैं। बिसफॉस्फोनेट ग्रुप में ये 3 ड्रग्स के नाम हम लिख सकते हैं। एक है हमारा एलेंड्रोनेट, रिसेड्रोनेट, जोलिड्रोनेट। इसी का और एक फॉर्म है जोलिड्रोनिक एसिड, जो कि सिर्फ आईवी फॉर्म, मतलब ये जो एसिड है ये हम सिर्फ आईवी फॉर्म में देते हैं। अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिसफॉस्फोनेट का कैसा है कि ऑस्टियोक्लास्टिक सेल कैसे बनती है पहले वो देखेंगे, फिर बिसफॉस्फोनेट क्या काम करता है ऑस्टियोक्लास्टिक सेल में। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या दिया था कि बिसफॉस्फोनेट ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम करेगा, तो हम पहले देखेंगे कि नॉर्मल ऑस्टियोक्लास्टिक सेल बनती कैसे है, और फिर देखेंगे कि बिसफॉस्फोनेट उस पर कैसे एक्ट करता है। तो HMG-CoA होता है, ये मेवालोनेट बनाएगा। मेवालोनेट से बनेगा FPP विद द हेल्प ऑफ FPP सिंथेज बनाएगा GPP। अभी GPP क्या करेगा ना, GPP करेगा प्रेनाइलेशन ऑफ GTPase। ये एक एंजाइम है जो कि क्या करेगा, साइटोस्केलेटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्टिक सेल, यानी और जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है ऑस्टियोक्लास्टिक सेल का, उसका फॉर्मेशन होगा। ओके, सो बिसफॉस्फोनेट क्या करेगा? बिसफॉस्फोनेट FPP सिंथेस को इनहिबिट करेगा। अभी इसकी वजह से क्या होगा कि FPP सिंथेस इनहिबिट हो जाएगा, तो ये स्टेप्स नहीं हो पाएंगे, मतलब कि GTPase नहीं बनेगा, मतलब कि जो ऑस्टियोक्लास्टिक सेल है उसका जो साइटोस्केलेटन है ठीक से नहीं बनेगा। नॉर्मल ऑस्टियोक्लास्टिक सेल का जो होता है हैज़ रफल बॉर्डर, जिसके वजह से ये बोन को अच्छे से चिपक पाता है। बट जब हम बिसफॉस्फोनेट देंगे उसकी वजह से क्या होगा कि ये बनेगा स्मूथ, तो ये क्या करेगा, स्मूथ होने की वजह से फिसल के गिर जाएगा। इट विल नॉट स्टिक, फॉल एंड देन डाई डाउन। ठीक है, बिसफॉस्फोनेट ऑल्सो इनहिबिट्स IL-2 एंड IL-6, मतलब इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरल्यूकिन 6, जो कि ऑस्टियोक्लास्ट के प्रीकर्सर्स है। अभी बिसफॉस्फोनेट के कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं,
तो उसके एडवर्स इफेक्ट में सबसे पहला हमारा फर्स्ट फेवरेट एडवर्स इफेक्ट वो जो कि है नोशिया वॉमिटिंग। ये ईसोफेजाइटिस भी करता है, मतलब इन्फ्लेमेशन इन द ईसोफेजस फेगस, जिसके वजह से होता है हमारा गर्ड। गर्ड क्या है? गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। इसलिए जब भी हम बिस्फोस्फोनेट खाते हैं, हम बिस्फोस्फोनेट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो पेशेंट को बोलते हैं कि कम से कम 30 मिनट्स के लिए बिल्कुल भी सोना नहीं है। ओके, अब इसका यूज़ किस किस में होएगा? ऑस्टियोपोरोसिस में होगा। ऑस्टियोपोरोसिस और ड्रग इंड्यूस वाले ऑस्टियोपोरोसिस में भी हो सकता है, ओल्ड एज इंड्यूस में भी हो सकता है, या फिर डिसीज इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस में भी इसका यूज़ हो सकता है। सेकंड हमारा है पेगेट्स डिसीज़, मतलब एक वो जो कि एक जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी नॉर्मल से ज़्यादा होती है, उसमें भी हम बिस्फोस्फोनेट दे सकते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस। अब हम विटामिन डी देखेंगे। ये भी एक शॉर्ट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं रखा है, मैंने इसी में कंबाइन किया है। सो विटामिन डी यूजुअली कैसे फॉर्म होता है? हमारे स्किन में एक कंपाउंड होता है जो कि 7D हाइड्रोकोल। सो जब भी हम सन में जाते हैं तो सन की यूवी लाइट की वजह से ये एक्टिवेट होता है एंड फॉर्म्स, ये कन्वर्ट होता है टू कोलीकैल्सिफेरॉल। एक कोलीकैल्सिफेरॉल लिवर में जाएगा, लिवर में जाके बनाएगा 25 OHD3 जो कि है कैल्सीफेडियोल। फिर ये कैल्सीफेडियोल किडनी में जाएगा और बनाएगा 1.25 OHD3 जो कि है कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। सो यूजुअली तो कैल्सीट्रायोल ही देते हैं हम, कैल्सीट्रायोल विटामिन डी सप्लीमेंट जो होता है, ठीक है। इसका यूज़ किस किस में हो सकता है? रीनल रिकेट्स में हम कैल्सीट्रियोल देंगे, जैसे कि लिखा है। ऑस्टियोपोरोसिस में, क्योंकि विटामिन डी प्लेज अ रोल इन ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्मेशन, ठीक है। और ऑस्टियोमलेशिया में भी ये सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस एंड विटामिन डी फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।